नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। आज है फ्राइडे का 17 दिसंबर सीरीज का आगाज। इंडेक्स थोड़ी सी सांस ले रहा है कल की तगड़ी तेजी के बाद, लेकिन मिड कैप्स है जो कंट्रोल में है। तो मिड कैप इंडेक्स आज का आउट परफॉर्मर है। 300 पॉइंट की बढ़त यहां पर, लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक आप कह सकते हैं थोड़े से विराम करते हुए 18,480 तक का लेवल इस समय आपको दिखाई देगा। फ्लैट है निफ्टी बैंक भी आप देखेंगे तो 71 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। यहाँ पर मामला ठीक ठाक है। आज के दिन सरकारी बैंकों में फिर जोश लौटा है। रियल एस्टेट काउंटर्स में खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी काउंटर्स, पावर कंपनियां और साथ ही साथ आईटी इंडेक्स यहाँ पर हल्की हल्की सी मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है। ये मार्केट का ओवरऑल रुझान। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मजबूत है क्योंकि मिड कैप्स में अच्छी रैली देखने को मिली है। न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स में एक पुलबैक देखा गया है। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा, आज ऑटो कंपनियों में भी थोड़ा सा जोर तेजी की तरफ आता हुआ। एस्कॉर्ट्स कुबोटा एक स्टॉक है जो आज फिर करीब 4% के गेंस पर बैठा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर तेजी हुई है, लेकिन ओवरऑल कल की तगड़ी खरीदारी के बाद जो एक्सपायरी गेंस देखने को मिले थे, आज दिसंबर सीरीज का पहला दिन थोड़ा शांत है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, वो किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस करेंगे, उसका जायजा लेंगे। याद रखिएगा, आज फ्राइडे है, यानी कि इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और आज के आज ही खुलासा होगा कि इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनता है। वैसे काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा है। काफी टफ कंपटीशन एक दूसरे को हमारे सभी जानकार दे रहे हैं। और आगे है करीब 22% के रिटर्न्स के साथ विभोर वार्ष्णेय, और इनके ठीक पीछे रत्नेश गोयल करीब 21% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। वहां प्रदीप होचंदानी के रिटर्न्स भी पॉजिटिव, करीब 14% तक के रिटर्न्स इन्होंने कमाए हैं। 3 ट्रेड्स आपके सामने रखते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन कल के सत्र में बना और हमारे जानकारों ने सबसे ज्यादा फायदा कमाया। तो टॉप ट्रेड्स में विभोर का फैक्ट था जहां पर 2% के गेंस बने, लेकिन रत्नेश ने भी आरसीएफ चुना और वहां पर करीब 3.5 से 4% तक का इजाफा बना। प्रदीप होचंदानी का एबी कैपिटल करीब 1.5% की कमाई करने में कामयाब था। ये टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। लेकिन नई सीरीज और एक हायर ग्राउंड पर जो हम कल की सीरीज क्लोज करते हुए देखे हैं, सवाल यही है कि दिसंबर सीरीज के लिए क्या रणनीति रहेगी। प्रदीप, गुड मॉर्निंग। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सत्र कल निकला जहां पर एक्सपायरी में काफी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। अब 18,604 उस हाई की तरफ बढ़ेंगे। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन, नॉट इफ। बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल जो अपमूव आई उसका हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ पे हमें पूरा भरोसा था और उसी के चलते हम ये मान रहे थे कि 18,325 का लेवल क्रॉस होने के बाद निफ्टी 18,442 के हाई छुएगा। और हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कल काफी बड़ी अपमूव आई। 18,600 के टारगेट्स इंटैक्ट हैं। थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर से हो सकता है कल की बड़ी अपमूव के बाद, पर जैसे कि आपने मेंशन किया मिड कैप स्मॉल कैप ने कमांड संभाली है, तो ओवरऑल अप्रोच तेजी का ही रहेगा। ओवरऑल अप्रोच तेजी का रहेगा। मिड और स्मॉल कैप्स ऑफ कोर्स आज इन कंट्रोल है मूव्स के। रत्नेश, आपकी रणनीति। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको ध्यान होगा पूरे शो के इस पूरे वीक में हम लोगों ने तेजी का ही रुख अपनाए रखा था और कल आपको बोला था कि 18,500 18,000 अगर 18,380 के ऊपर निकलेगी तो 18,500 तक के लेवल हमको देखने को मिलेंगे। और आज हम 18,600 पे ट्रेड कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पे से अब कितनी तेजी और बन सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे निफ्टी स्पॉट और निफ्टी फ्यूचर में करीब 150 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है। तो ये प्रीमियम काफी ज्यादा हेवी है, तो इतना ज्यादा मेंटेन नहीं रह सकता। तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमको निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए और ये जो प्रीमियम है थोड़ा सा कम होना चाहिए। व्यू किसी भी तरह का मद्दी का नहीं है, पर डेफिनेटली एक छोटा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे बनता है। आज के सत्र की हम बात करें तो ऐसा एक बड़ा अब एक ऐसी स्पेशल तेजी तो नहीं दिखती है। 18,650 के ऊपर ही वापिस से निफ्टी फ्यूचर निकलेगी तो ही कुछ एक विशेष तेजी आ पाएगी। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंसल्टेशन कर सकता हूँ। नीचे में जो सपोर्ट लेगी वो 18,550 और 18,450 के आसपास ले सकती। तो मेरा व्यू एक थोड़ा सा कंसल्टेशन का रहेगा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी भी लीडरशिप बनी हुई है। ओवरऑल व्यू इसमें भी तेजी का रहेगा और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे बैंक निफ्टी में अभी भी हम कायम रहेंगे। इसमें अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल की बात करूं मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 43,200 तक अगर हमको बैंक निफ्टी फ्यूचर मिलती है तो वहां पे जरूर एक बाय पोजीशन बनाना चाहिए विद स्टॉप लॉस।
43,050 फॉर द जो कि टारगेट आएंगे उसमें 43,600 तक के। ओके, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी विभोर इस समय मार्केट में? फिलहाल तो निफ्टी में थोड़ा सा साइडवेज हुआ है फ्रॉम लास्ट 1.5 आवर, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है। और प्रोबेबली जो गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं यहाँ पे फैक्टर इन होना स्टार्ट हो गए हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। अगर कोई होल्ड करना चाहे तो 18,300 के स्टॉप लॉस के साथ, जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि 18,300 एक रेजिस्टेंस जोन था, वो अब सपोर्ट बन चुका है। तो वहां से स्टॉप लॉस रख के आराम से अपना बुल पोजीशन होल्ड किया जा सकता है। ओके, तो तेजी का ट्रेड होल्ड करने की सलाह यहाँ पर क्लियरली बनती दिखाई दे रही है। चलिए अब पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि किसने कौन कौन से स्टॉक्स दरअसल कैरी किए हैं, क्या इनके पोर्टफोलियो में बचा है, आगे क्या बदलाव होगा। तो विभोर ने बलरामपुर चीनी और फैक्ट दिया था, दोनों में दरअसल कल के सत्र में इन्होंने मुनाफा बांध लिया है। अब सवाल यही है कि नया क्या आएगा, बताइए विभोर, क्या जोड़ रहे हैं? आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो रहेगा प्रिज्म जॉनसन से। तो ये स्टॉक एक फॉल के बाद अब साइडवेज हुआ है, और लास्ट 4 दिन पहले यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी बना था और कैंडल भी बना था 3% के आसपास। तो प्रिज्म जॉनसन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 119.50 के आसपास। स्टॉप लॉस जो मैं रखूंगा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 117 रुपए का। टारगेट जो यहाँ पे रहेगा वो 140 का रहेगा। शो के बाद भी अगर ओवर हो जाता है तो कोई सेम लेवल्स के साथ कैरी कर सकता है। 140 के टारगेट के लिए एक मौका प्रिज्म जॉनसन में। 116 के आसपास आप स्टॉप लॉस रखेंगे। तेजी का ट्रेड फिलहाल विभोर ने आपके लिए पिक किया है। प्रदीप, आपकी बारी। और प्रदीप का पोर्टफोलियो अगर आप देखें, एक तो कल का आउट परफॉर्मर ट्रेड हमने आपको बताया एबी कैपिटल था, जो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। राइट्स में इन्होंने कल के कल ही एग्जिट किया। तो एक एबी कैपिटल आपका होल्ड है, इसके साथ क्या जोड़ेंगे? वीआईपी इंडस्ट्रीज को जोड़ना चाहूंगा। स्टॉक ने करीबन 15-16 सेशन का एक कंसोलिडेशन का फेज देखा है, ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है। 34 डीएमए के आसपास ये पिछले 7-8 सेशन से नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा था। आर्ली चार्ट्स पे बहुत अच्छे ब्रेकआउट ये कंफर्म कर रहा है। 724 के करंट लेवल पे लेना चाहेंगे। 707 का एसएल रहेगा और 775 के टारगेट रहेगा। 775 के टारगेट के लिए वीआईपी इंडस्ट्रीज में तेजी का ट्रेड ट्रैक्शन आ रहा है। इस काउंटर में वॉल्यूम पिकअप भी देखा गया है। तो 775 के लिए एक बाय कॉल इस समय जनरेट हुआ है। चलिए अब रत्नेश का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। रत्नेश ने आईआरएफसी और साथ ही साथ आरसीएफ, ये 2 ट्रेड दिए थे कल, दोनों में ही मुनाफा बुक किया। रत्नेश, नया क्या जोड़ रहे हैं आप? मैं यहाँ पे इंजीनियर्स इंडिया के साथ जाना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक हमको 17 नवंबर के सेशन में एक अच्छा हमको एक तेजी देखने को मिली थी, एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला था। उसके बाद में कंटिन्यूस कंसोलिडेशन में चले गया था। अब आज वापस से ये कंसोलिडेशन के बाहर निकल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियर्स इंडिया में हमको तेजी देखने को मिल सकती है 90 रुपए के टारगेट के लिए 77 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ। 77 के स्टॉप लॉस के साथ 90 के टारगेट के लिए खरीदारी करें इंजीनियर्स इंडिया में। आज इंजीनियर्स इंडिया से जुड़ी हुई एक खबर भी आ रही थी मार्केट खुलने के बाद कि एमआरपीएल से दरअसल इनके हाथ एक ऑर्डर लगता हुआ दिखाई दिया है। तो वो भी आप फैक्टर इन करें। पिछले हफ्ते हम बता रहे थे कि चेन्नई पेट्रो से इनके हाथ ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दिए थे। तो एक के बाद एक ऑर्डर बुक का सिलसिला इनका मजबूत होता हुआ, यह है बात इंजीनियर्स इंडिया की। चलिए हमारे जानकारों से आगे कुछ और ट्रेड्स लेंगे, देखते हैं वो क्या जोड़ना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन फिलहाल फोकस एक ऐसे स्टॉक पर जिसके नंबर्स का काफी समय से इंतजार था, पीटीसी इंडिया। इनफैक्ट कंपनी ने अपने FY22 के कंसोलिडेटेड नंबर्स करीब 24 तारीख को पोस्ट किए, वो सामने आए हैं। हालांकि Q1 और Q2 के नंबर्स अभी भी आना बाकी है। यहाँ पर मुनाफे में हमने देखा करीब 13% का इजाफा, रेवेन्यू थोड़ा सा दबाव में था, एबिटा भी प्रेशर में था और मार्जिन थोड़े से स्टेबल थे। लेकिन ये FY22 के नंबर्स हैं, ये Q2 ईयर ऑन ईयर नहीं है। FY23 का ध्यान रखिएगा, ये FY22 के नंबर्स हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर। मेरे साथ दरअसल आगे और डिटेल्स के लिए कंपनी के CMD राजीव मिश्रा जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ऑफ कोर्स ये FY22 के नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। लेकिन ये Q1 Q2 के नंबर्स आने की क्या स्थिति है सर? डिले तो हुआ है क्योंकि पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स नहीं आए हैं और कंसोलिडेटेड नंबर्स पोस्ट करते हैं, वो कब तक आएंगे? अर्षदा, आपने सवाल से बिल्कुल सही पूछा। हमारी तरफ से हमारे Q1 और Q2 दोनों तैयार हैं, वो हम जल्दी इसको फाइनलाइज कर लेंगे। और पीएफएस में भी सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए। तो अब हमें उम्मीद है कि 7 से 10 दिन के अंदर हम कंसोलिडेटेड Q1 Q2 के नंबर
लेके आएंगे। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हमने पहले कंसोलिडेटेड पिछले साल वाला कल इशू किया है, पब्लिश किया है, और इसके बाद Q1 Q2 भी हम अगले 7 से 10 दिन के अंदर लेके आएंगे। तो जो ऑडिट चल रहा था और जो डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी वो क्या रिजॉल्व हो गया है उस सब्सिडरी में? डिस्क्रिपेंसी नहीं कहूंगा मैं, ये है कि कुछ चीजें थी जो हमें रेगुलेटर को रिपोर्ट करनी थी और वो हमने रेगुलेटर को रिपोर्ट कर दिया है। बोर्ड ने उसको क्लियर करके पूरी रिपोर्ट्स हमने भेज दी है और हमें उम्मीद है कि इसके बाद कंपनी नए ग्रोथ पाथ पे जाने की। और आप अगर पिछले साल के रिजल्ट्स देखें तो हमने रिकॉर्ड न सिर्फ पीटीसी के अपने प्रॉफिट पैट पे किया है, बल्कि पीएफएस ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सर, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ ऑफ सॉर्ट्स, इफ आई कैन कॉल इट दैट, वहां पर ऐसी कोई अलार्मिंग चीज नहीं आई है ना जिसका इम्पैक्ट आपके Q1 Q2 नंबर्स पर आ सकता है? बिल्कुल नहीं। हमने आपको पहले भी कहा कि ये सारी चीजें हमने बोर्ड से अप्रूव करके रेगुलेटर्स के पास भेजी हुई है, एंड हमें उम्मीद है कि हम सारी चीजें इसके बाद से, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में कुछ डिलेज हुए और हमने कंप्लायंस नहीं किए थे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम ना ही सिर्फ कंप्लायंस करेंगे बट आगे भी हमारी कंपनी के परफॉर्मेंस जो नंबर्स में दिख रहे हैं उसी तरह की चीजें हम आगे भी फ्यूचर में कर पाएंगे। अच्छा, एक्सचेंज ने तो आपको अल्टीमेटम दिया था करीब दिसंबर 7 तारीख तक नंबर्स आ जाने चाहिए, उस डेडलाइन को मीट करेंगे, राइट? मैं हर्षदा सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी हमें इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए करना है वो प्रोसेस हमने 24 तारीख से शुरू कर दिया। पहले कंसोलिडेटेड रिजल्ट से आप समझ सकती हैं कि दैट प्रोसेस है स्टार्टेड। सर, क्या आप स्टैंड अलोन नंबर्स रफली आप हमारे साथ शेयर नहीं कर पाएंगे उस लिहाज से, बिकॉज आपके नतीजे रेडी है लेकिन वो दूसरी कंपनी के नहीं आए हैं? अच्छा, तो आप ये समझ सकते हैं कि सेबी एलओडीआर के भी जो भी आप रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करके ही हम करेंगे, और कंसोलिडेटेड नंबर्स आते हैं जब मटेरियल सब्सिडरी के, तभी हम आप इसको पब्लिश करना चाहेंगे। ओके, तो अब नंबर्स में ये FY22 के नंबर्स अगर देखें तो मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू हालांकि थोड़ा सा नर्म था। अब आई डोंट नो कितना रेलेवेंट है ये नंबर इस समय डिस्कस करना, क्योंकि Q1 Q2 पर ज्यादा आपके निवेशक सुनना चाहेंगे, वहां पर बिजनेस कैसा है। तो अंडर करंट बिजनेस का कैसा रहा है फ्रॉम FY22 टू द लास्ट 2 क्वार्टर्स? हर्षदा, एक और चीज मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि पीटीसी ने पहली बार जो अपने डिविडेंड दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को वो रिकॉर्ड है। हमने 78% अपने फेस वैल्यू पे दिया है, विच इज ऑलमोस्ट ₹5.80 पर शेयर आफ्टर पेइंग, जो हमने एक पहले इंटरिम डिविडेंड ₹2 का दे रखा था उसके बाद दिया है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और दूसरा एक रिकॉर्ड जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रही है पिछले साल की, वो भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो कि इंडिकेट करता है हमारे पूरे इस बिजनेस की ऑथेंटिसिटी और पूरे बिजनेस प्रोसेस को कंसोलिडेट कराता है। अब आपने सवाल पूछा कि इस साल के 6 महीने का, तो नंबर्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बट मार्केट कंडीशंस आपको मैंने पहले भी बताया है, रिपीट करूंगा मैं, कि इस बार हम चाहते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जो हमारे लिए ज्यादा मार्जिन लेके आते हैं उसको हम ज्यादा तवज्जो दें, उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करें, रादर देन द शॉर्टर टर्म वॉल्यूम विच ब्रिंग्स लेसर मार्जिन। और इस साल के पावर्स के जो मार्केट का पैटर्न देखेंगे उसमें भी कुछ चेंजेस हैं कि कोल के शॉर्टेज की वजह से Q1 में कुछ मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत कम रहे, प्राइसेस ₹12 और ₹20 तक गए। तो ये सारी वजह से कुछ चीजें होंगी जो कि हम आपको रिपोर्ट करेंगे व्हेन वी विल बी रिपोर्टिंग Q1 एंड Q2। तो नॉर्मली भारत के लिए जो समर सीजन होता है वो पीक डिमांड का सीजन होता है, तो उस लिहाज से H2 में स्थिति क्या देखने को मिलेगी? आर यू एक्सपेक्टिंग H2 टू बी मीडियोकर वर्सेस जो आपने H1 में बिजनेस देखा है डिमांड के लिहाज से? देखिए हर्षदा, मैं थोड़ा सा ना नेशनल लेवल पर्सपेक्टिव एक अलग होता है और हर कंपनी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। अब जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि नेशनल लेवल पे पावर डिमांड जो है बहुत बड़ी समर के मंथ में, और जब कोविड हट गया तो उसके बाद पूरे देश में डिमांड बढ़ गई, लेकिन मार्केट में जो वॉल्यूम था वो श्रिंक कर गया। व्हेन आई से मार्केट एक्सचेंज और शॉर्ट टर्म वॉल्यूम, उसकी वजह ये रही है कि आपके पास उतनी सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी कि आप उसको फ्री मार्केट में बेच सके, और वो सिनेरियो अब थोड़ा सा बदलता हुआ दिखता है। प्राइसेस नीचे आ गए हैं, एक्सचेंज के वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, हमारे वॉल्यूम्स भी जहां जहां पे लग रहा था कि कहीं पर डेंटेड है वो बढ़ रहे हैं। हम लॉन्ग टर्म वॉल्यूम के लिए नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा
एक रेगुलेटरी डिसीजन जो हमारे फेवर में जाता है वो है कि हमारा तीस्ता ऊर्जा का एक लॉन्ग टर्म 25 साल वाला सेल पीपीए हमने कर रखा था हरियाणा और पंजाब से। तो ये करीब 540 मेगावाट वाला 200 हरियाणा के लिए और बाकी 340 पंजाब के लिए। हरियाणा वाला डिसीजन हमारे फेवर में सीआरसी ने दिया है और वो पीपीए को उन्होंने कहा है कि ये वैलिड पीपीए है, इसको आप ऑनर कीजिए, ऑपरेशनलाइज कीजिए। दूसरी बड़ी चीज जो हमने थोड़े दिन पहले अनाउंस किया है कि हम रिन्यूएबल के एरिया में भी वही लॉन्ग टर्म के पीपीएस करके उसको मार्केट को डीपन करना चाहते हैं नए प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये दो मेजर डेवलपमेंट है जिससे कि हम अपने लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म वाले कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्रेंथन कर पाए और शायद वही आपके बिजनेस को ड्राइव करेगा, क्योंकि आपने रिन्यूएबल कहा, अब आप एक एसेट को पहले बेचने के बारे में सोच रहे थे, उसका स्टेटस क्या है वहां पर? क्या किसी तरह का गो हेड आया? क्योंकि इस समय रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स के बीच भी है। हर्षदा, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। यहाँ पे मैं अभी ट्रेडिंग की बात कर रहा था। जो 1000 मेगावाट का हमने यूआई निकाला है वो पावर ट्रेडिंग की बात की थी। Okay. अभी आप पूछ रही हैं हमारे पीटीसी के पोर्टफोलियो में 288 मेगावाट का जो एसेट है, जी हाँ। जो विंड का एसेट है जी। उसके बारे में, उसमें भी काफी टर्न अराउंड है। मैं आपको बताऊं, एक रेगुलेटरी और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की वजह से ये दोनों चेंजेस जो है इसको एसेट को काफी पर्सपेक्टिव इसका बदलता है। एक पहला तो ये था कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फेवरेबल डिसीजन दिया है जितने विंड डेवलपर्स के, तो वो जो हमारे टैरिफ का डिस्प्यूट चल रहा था वो खत्म हो गया। दूसरे में मेजर जो इस पे था कि हमारे पेमेंट आउटस्टैंडिंग स्टेट्स के पास बहुत दिनों से पड़ी हुई थी और उस पे वो सरचार्ज भी नहीं देते थे। तो अब ये गवर्नमेंट का जो लेट पेमेंट सरचार्ज वाला ऑर्डर है उसकी वजह से ये हमें टाइमली पेमेंट मिल रही है। और ये जो प्रोजेक्ट हो सकता है पहले हम वायबल नहीं दिखते थे, अब वो हमें बिल्कुल वायबल दिखते हैं एंड दीज आर प्रॉफिटेबल एसेट्स। नाउ इस कंटेक्स्ट में नाउ वी हैव टू रीलुक द एंटायर थिंग। ओके। और इसके ऊपर हम सीरियसली काम कर रहे हैं। तो फिर बेचने का प्लान क्या ठंडे बस्ते में जा रहा है? you'd like to बिल्कुल pursue नहीं this? हर्षदा, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जो एसेट को हम पहले किसी भी रेट पे निकालने की कोशिश कर रहे थे, वी वुड लाइक टू इंश्योर कि इसके हमें पूरे वैल्यू मिले एंड देन ओनली इट विल बी अ स्ट्रेटेजिक सेल। ओके, पॉइंट टेकन। तो शायद बेटर वैल्यू आप यहाँ पर तलाशने की कोशिश में होंगे और उस एसेट को और मजबूत किया जाएगा। आपने जो HPX लॉन्च किया है, तीसरा पावर एक्सचेंज, इसके आप प्रमोटर हैं, वहां पर वॉल्यूम्स की स्थिति क्या है सर? ये अभी पिछले 5 महीने से 4-4.5 महीने से ही ऑपरेशनल है और हर एक नए ऑर्गेनाइजेशन की, इंस्टीट्यूशन की अपनी टीथिंग इश्यूज होती हैं। तो वॉल्यूम उसने टैम मार्केट में, जो टर्म हेड मार्केट है उसमें तो उन्होंने मार्केट शुरू किया है और उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी उन्होंने डे अहेड मार्केट की बल्क ऑफ द मार्केट होता है, उस पर अभी उनको काम करना है। उनके ऐसे तो उनके सारे सॉफ्टवेयर तैयार हैं, वो काम करने के लिए तैयार है, बट फॉर सम स्ट्रेटेजिक रीजंस दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू स्टार्ट। अब वो एक्सचेंज बिल्कुल न्यूअर प्लेटफॉर्म है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है और हमें बहुत उम्मीद है उससे। बट इस टाइम पे आप अगर मेरे से पूछेंगी तो हर नए ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन को जब वो लेटर इंटरेंट होता है, बाद में एंट्री करता है, तो उसको एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं उनके साथ compete करना पड़ता है। इस स्थिति में भी मैं वही देख रहा हूँ और दे आर डूइंग वेरी वेल एट दिस पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड उम्मीद है कि आपसे फिर जल्द बातचीत होगी जब आप अपने Q1 Q2 के नंबर्स भी शेयर करेंगे। एंड हम गेसिंग आप दोनों साथ में शेयर करेंगे वो नतीजे। हर्षद, हमें भी खुशी होगी क्योंकि ये बताने में कि ये हमने नहीं निकाला, ये हमें अच्छा नहीं लगता। हम ये चाहते हैं कि सारी चीजें हम पूरी करें और पूरी करके अपने दर्शक को भी बताएं और आपको के साथ भी हम शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऑल द बेस्ट। आपसे जल्द बात होगी। नतीजों का इंतजार है। Q1 Q2 के पीटीसी आपके सामने है। याद रखिएगा, पीटी इंडिया की जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है वहां पर डीले हुआ है और ये कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर्स पेश करती है। तो इनके स्टैंड अलोन नंबर्स तो तैयार है, लेकिन वो कंसोलिडेटेड नंबर्स पोस्ट करने में थोड़ी सी देरी लग सकती है। हालांकि एनएसई ने कहा था कि दिसंबर 7 तारीख तक नतीजे आ जाने चाहिए। होपफुली उस टाइमलाइन को कंपनी मेंटेन करेगी और ऑफ कोर्स डिलीवर करेगी। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डालेंगे, देखते हैं कुछ और ट्रेड्स जोड़ते हैं या नहीं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने एक एक ट्रेड दिया है। पूछते हैं क्या कुछ और नए ट्रेड्स आएंगे इनके पोर्टफोलियो को और भी मजबूत करने के लिए। प्रदीप, आपने एबी कैपिटल रखा है, वीआईपी जोड़ा, नया ट्रेड है?
मेटल स्पेस का नेशनल एल्यूमिनियम जोड़ना चाहूंगा। स्टॉक हिंडाल्को के साथ आज पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। अर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है, तो नाल्को को 75.35 के करंट रेट पे जोड़ना चाहेंगे। 74.10 का एसएल रहेगा, 79 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो 79 के लिए नाल्को में तेजी का ट्रेड 74.10 के आसपास स्टॉप लॉस जरूर लगाए। अगर इस ट्रेड को आप फॉलो करें, 0.5% ऊपर आ रहा है ये काउंटर। रत्नेश, कोई नया ट्रेड? मैं थोड़ा सा सेकेंड हाफ तक का वेट करना चाहूंगा, फिर कुछ ट्रेड लूंगा। ओके, विभोर, सेकेंड हाफ या सेकेंड हाफ का ही वेट करूंगा, क्योंकि अभी शो के बीच में ही बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन गया है। तो अगर फर्दर डाउन जाता है तो एक शॉर्ट ट्रेड होगा, और कोई उसको कैरी करना चाहे तो वो भी कैरी कर सकता है प्रॉपर लेवल्स के साथ। ओके, तो ये फिलहाल एक ट्रेड बाद में आएगा, दोपहर में आएगा। हालांकि जो ट्रेड सामने आए हैं वो आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। शो की शुरुआत में 70 पॉइंट ऊपर था निफ्टी बैंक, अब 14 पॉइंट के नुकसान पर ट्रेड कर रहा है। दबाव तो है। प्रिज्म जॉनसन स्पीच विभोर ने जोड़ा, 140 टारगेट, 117 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। 3% ऊपर है काउंटर, इनका पोर्टफोलियो यानी कि और भी मजबूती दिखा रहा है। वहां रत्नेश ने इंजीनियर्स इंडिया नया जोड़ा, 90 का टारगेट है, 77 रुपए स्टॉप लॉस। अब इस स्टॉक में इस घंटे तो 0.5% का दबाव आ गया है। अब 2 ट्रेड्स प्रदीप ने जोड़े और एक कैरी किया है एबी कैपिटल, 145 का टारगेट, 125.50 का स्टॉप लॉस, 775 के लिए वीआईपी नया जोड़ा, 707 स्टॉप लॉस है। और नाल्को 79 के लिए अभी जोड़ा है तेजी की तरफ, 74.10 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। आदित्य बिरला कैपिटल 1.5% जोड़ रहा है इनके लिए, लगभग 1.37% के रिटर्न्स, 0.5% से कुछ कम का दबाव वीआईपी में, और नाल्को भी हल्का सा नेगेटिव फ्लैट है रादर। अब रिटर्न्स की स्थिति, मुनाफे का मीटर इस समय तो विभोर वार्ष्णेय के ही फेवर में है। इनके रिटर्न्स अब आपके सामने हैं। 25% से ज्यादा की कमाई विभोर की, 20% के रिटर्न्स पर अब रत्नेश है, और 14.5% के करीब आपके प्रदीप होतचंदानी आते हुए। लेकिन आप देखिए यहाँ तीनों जानकारों के रिटर्न्स मिलाकर अगर आप देखिए, आपने इस हफ्ते अब तक तो 50% तक का मुनाफा कमाया ही है अलग अलग ट्रेड्स पर। चलिए, ऑल द बेस्ट। दोपहर में इंतजार होगा आज नए ट्रेड्स क्या जोड़ते हैं रत्नेश और विभोर, और ऑफ कोर्स मार्केट बंद होने से ठीक पहले हम आपको बताएंगे इस हफ्ते का विजेता कौन है, खिलाड़ी नंबर 1 का ताज किसके सर चढ़ता है। ऑल द बेस्ट एंड शुक्रिया इस हफ्ते हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। लेकिन निफ्टी बैंक तेजी से टूट रहा है, दिन की ऊंचाई से अब 290 अंकों के दबाव पर, 43,044 के लेवल्स, दबाव बढ़ता हुआ अब 28 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का एक्शन।